नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस हम लोग जो है वीडियो लेक्चर जो भी है आईआईटी जैम का रिकॉर्डिंग वो अब हम लोग सिस्टमेटिक वे में लेकर चल रहे हैं। राइट, हम लोग अब इसको सिस्टमेटिकली लेकर के चलेंगे। तो मैंने जैसा कि बोला था कि सबसे पहले हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स को ख़त्म कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो कि ये बहुत टफ टॉपिक है, तो हम लोगों को बहुत ही ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। देखने में ये सब बहुत आसान लगती है, न्यूक्लिक एसिड ही तो है, डीएनए तो ही है, बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, मेरा क्वेश्चन बहुत घुमा करके पूछते हैं इसमें से आईआईटी एग्जाम में। राइट, तो बात को अब ज़्यादा घुमाते नहीं हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट हम लोगों का जो डीएनए का है, जो आरएनए का है, वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने एक बहुत पहले वीडियो रिलीज़ करी थी इसके ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अकॉर्डिंग टू हुम अभी मैंने ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग बताई है सिर्फ। राइट, अभी हम लोगों को मिसेल्सन एंड स्टाल, ठीक है, ओसवाल्ड ओवेरी, अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, यानी 2 एक्सपेरिमेंट और पढ़ने हैं। तो उसको हम लोग जो है रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन वाले में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर डीएनए को प्रूव करना होगा कि वो क्या है, वो सेमी कंजर्वेटिव है नेचर में। ठीक है, वो सेमी कंजर्वेटिव है। राइट, तो देखिए, अब हम लोग जब न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि ये किस किस मटेरियल से हम लोगों का बनता है, क्या, डीएनए और आरएनए। ठीक है, अगर आपको रॉ मटेरियल दे दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि चलो भाई डीएनए बना करके दिखाओ, तो आप डीएनए कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो जान लो न्यूक्लिक एसिड है क्या। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आप लोगों ने पेन और कॉपी तो निकाल ली है ना, और साथ में नोट करते हुए चलिए। न्यूक्लिक एसिड जो मैं कोशिश करूंगा मेरी राइटिंग बेहतरीन बने, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो थे फ्रेडरिक मिस्चर, FRI, ठीक है, EDRICH, फ्रेडरिक मिस्चर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले दिया था टर्म को, बल्कि क्या किया था, डिस्कवर किया था। और कहाँ से डिस्कवर किया था? न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल। राइट, पस सेल से जो है इसको किया था डिस्कवर। और कहाँ से? ल्यूकोसाइट। राइट, ल्यूकोसाइट से डिस्कवर किया था। ल्यूकोसाइट, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए, जब हम लोग इम्यूनोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ल्यूकोसाइट। और कहाँ से? सर्जिकल बैंडेजेस ऑफ न्यूक्लिन। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन में पस सेल दिया हो या फिर न्यूक्लिन भी दिया हो तो आप दोनों में से कोई एक टिक मारेंगे। ठीक है, लेकिन माफ कीजिएगा, अगर दोनों में से कोई एक दिया हो तो आप टिक मारेंगे, लेकिन अगर दोनों दिया हो तो ऑब्वियस सी बात है वो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। मल्टीपल सेलेक्टिव में आएगा तो आप क्या करेंगे? दोनों को टिक मार देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो ये है क्या? न्यूक्लिन जो था वो बाद में जाकर के पता चला कि वो क्या है, वो एक तरीके का क्या है, बेसिक प्रोटीन है। बेसिक प्रोटीन, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ बेसिक प्रोटीन प्लस में हमारा और क्या था, वो बेसिक प्रोटीन के साथ था फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। अभी हम लोग समझेंगे फॉस्फोरस कंटेनिंग व्हाट? ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। इसीलिए आप देखेंगे इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो ये था आपका न्यूक्लिन। राइट, जो कि लेटर ऑन चल करके क्या बना आपका? न्यूक्लिक एसिड। बस यही है आपकी डेफिनेशन, बेसिक प्रोटीन। ठीक है, और फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड जो होती हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। कॉन्सेप्ट इस तरीके से तैयार करके चलिएगा दोस्तों कि जब हम लोग रेप्लिकेशन की प्रोसेस, सेंट्रल डोग्मा को पढ़ने चलें तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 2 तरीके के बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं इसको हटा लूँ। कितने तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं? 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। राइट, तो जो सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड होता है उसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज या राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट, विच इज ऑल्सो नोन एज RNA। और एक होता है डी, मैं बताता हूँ डीऑक्सी क्यों पढ़ा। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दिस इज योर DNA। यही सब तो चल करके हम लोग बनाएंगे इसमें। इसको और क्या बोलते हैं? इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। राइट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं ये। ठीक है, डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? मोनोमेरिक यूनिट है। किसका? अब मैं बोलूं कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो ये क्या है? मोनोमेरिक यूनिट।
किसका किसका किसका, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियोटाइड्स का। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, केमिकल रिएक्शंस वगैरह ऐसे लिखेंगे ना तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं सवाल से शुरू करता हूँ जिससे आप बड़े आराम से समझ लोगे, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको भैया डीएनए बनाना है, ठीक है, आपको डीएनए बनाना है तो आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, तो सबसे पहला रॉ मटेरियल आपको जो चाहिए होगा वो है नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस, जितना पीछे पड़े भूल जाइए, यहाँ से शुरुआत करिए, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। पिछला नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। नाइट्रोजनस बेसिस, अब नाइट्रोजनस बेसिस में ना दो होते हैं आपके, एक होते हैं नाइट्रोजन बेसिस जो कि क्या होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, राइट, डबल रिंग। मत उस कॉम्प्लेक्स डायग्राम में मत जाइए, जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपके बुक्स में बना हुआ है बिल्कुल मत जाइए, अदरवाइज बहुत डिस्टर्बेंस होगी। तो ये आपके एक सिंगल रिंग होते हैं, एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक होते हैं आपके डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और एक क्या होते हैं आपके सिंगल रिंग क्या स्ट्रक्चर, राइट, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, तो अब ये आपको जानना है कि डबल रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं। डबल रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन्स, राइट। ये होते हैं आपके प्यूरिन्स, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग पायरीमिडीन्स। पायरीमिडीन्स, MIDINES, पायरीमिडीन्स, राइट। अब ये डबल रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आते कौन कौन है, ठीक है, तो आते हैं एडेनिन। बच्चे क्या गलती करते हैं, जल्दी समझ में नहीं आता, एडेनिन के स्ट्रक्चर पे कूद जाते हैं। एडेनिन के स्ट्रक्चर पे अभी मत कूदिए, ठीक है। एडेनिन आते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर में, और कौन से आते हैं आपके, गुआनिन, ठीक है। फिर उसके बाद पायरीमिडीन्स। पायरीमिडीन्स में आपके कौन कौन से आते हैं, साइटोसिन, साइटोसिन एंड थायमीन। क्या होते हैं आपके, थायामीन। एक और थायमीन होता है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, विटामिन्स में कंफ्यूज मत होइएगा इससे, राइट। अच्छा, नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं ये तो आपके हो गए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इतने से आपका डीएनए तैयार हो जाएगा या आरएनए तैयार हो जाएगा, तो आंसर है नो, राइट, आंसर है नो। अब देखिए क्या, अब आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को क्या मिली, सबसे पहली जो चीज़ मिली वो है नाइट्रोजन बेसिस। अब अगली चीज़ जो हम लोगों को चाहिए दैट इज, फर्स्ट वन वाज योर व्हाट, पहली चीज़ क्या थी, नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस, राइट। दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है आपको शुगर, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि जिसको हम लोग पेंटोजेस बोलते हैं। इनके अंदर 5 साइड्स होती हैं तो इनको पेंटोजेस बोलते हैं, यानी कि 5 कार्बन स्ट्रक्चर। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट रप्चर कर दोगे, ठीक है, बात को समझिए। वीडियो का एंड तक नहीं देखते हैं आप लोग, बहुत बुरी बात है। फिर उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ पेंटोजेस के बारे में। तो नाइट्रोजन बेसिस से हम लोगों ने डील कर लिया, अब हम लोग बात कर रहे हैं शुगर, यानी कि 5 कार्बन एटम से, राइट। अब देखिए है क्या, अब इसमें ना बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 कार्बन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है क्या, पेंटोजेस, ठीक है, इस तरीके से आपका पेंटोजेस होता है, राइट, इस तरीके से आपका पेंटोजेस होता है। यहाँ पे कार्बन 1 होगा, यहाँ पे कार्बन 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नंबर 3, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कार्बन नंबर 3, और यहाँ पे होता है आपका कार्बन नंबर 4, एंड दिस वन इज़ योर कार्बन नंबर 5, ये है आपका कार्बन नंबर 5, ठीक है। तो देखिए अगर आपका कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे, रुकिए मैं कलर चेंज कर लूँ, हाईलाइटेड, और आप लोग भी ऐसे ही रंग बिरंगी पेन से लिखते रहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कार्बन नंबर 3 पे क्या होता है आपके, हाइड्रोक्सिल। देखिए पोजीशन जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ शुगर का, पेंटोजेस। तो अगर यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, राइट, दोनों पोजीशन पे अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो अगर यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इस चीज को हम लोग क्या नाम देंगे, राइबोस। क्या नाम देंगे, राइबोस, राइट। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि इसका, इन सबों का फिर इस्तेमाल होने वाला डीएनए रेप्लिकेशन में जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, राइट। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब ये राइबोस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इससे क्या बनाने वाले हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यानी कि आरएनए, यानी आरएनए के मॉलिक्यूल में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन अगर हम लोग वही बात करते हैं
सपोज करिए ये तो था आपका राइबोज, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ कि भैया आपका अब डीएनए बनाना है, ठीक है, तो डीएनए बनाना है तो फिर वही शुगर मॉलिक्यूल ले आओ, शुगर का जो स्ट्रक्चर है, राइट, इस तरीके से आपको शुगर का स्ट्रक्चर मिलेगा। दिस इज योर कार्बन नंबर 1, दिस इज योर कार्बन नंबर 2, दिस इज योर कार्बन नंबर 3, दिस इज योर कार्बन नंबर 4 एंड here comes your carbon number 5, right? So these are having the different carbons in your structure of the pentose sugar. So basically while you are dealing with this, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अब डीऑक्सी बनाने जा रहे हो किसी तरीके से। हम लोग यहाँ पे OS था ना, राइट, और यहाँ पे OS था, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, राइबोज शुगर बोल रहे थे। तो किसी तरीके से हम लोग अगर इसको हटा दें, राइट, इधर से ऑक्सीजन ग्रुप को हटा दें किसी तरीके से, क्या अगर हम लोग ऑक्सीजन को हटा देते हैं यहाँ से, तो हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर बचेगा अब वो किस तरीके का बचेगा, वो कुछ इस तरीके का बचेगा, इस तरीके का बचेगा। दिस इज जो कार्बन नंबर 1, 2, मैं बार बार कार्बन क्यों लिख रहा हूँ, ताकि अभी देखिएगा अभी इसका इस्तेमाल पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो ऐसे ही डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से जब आप हटा दिए तो आपके पास बचा क्या, हियर इज योर हाइड्रोजन, हियर इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन निकाल दिया, इसलिए इसको आप क्या नाम दे रहे हो, डीहाइड्रोक्सी, राइट, डीहाइड्रोक्सी। तो वहां पे हम लोगों को क्या मिला था, राइबोस, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को निकाल देना, तो क्या होगा, डीऑक्सी राइबोस, राइट, दिस इज योर डीऑक्सी राइबोस। यहां पे से हम लोगों ने ऑक्सीजन निकाल दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा, डीऑक्सी राइबोस। व्हाट, न्यूक्लिक एसिड। यानी कि अगर आपके स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके स्ट्रक्चर में इस तरीके से कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज योर कार्बन नंबर 5, यहाँ पे अगर आपके दोनों जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको आप लोग क्या नाम दोगे, इसको नाम दोगे आप लोग RNA। लेकिन अगर आपका यही स्ट्रक्चर इस तरीके से है और आपका C1, C2, C3, C4 एंड C5, अगर आपका इस पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल हट के सिर्फ हाइड्रोजन रह जाता है और यहाँ पे आपका OH रह जाता है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज योर DNA। चलिए भाई, यहाँ तक बात बन गई। चलिए अब अगर इसको आपने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल गई, तो हम लोगों को चीज़ें मिल गई, पहली सबसे नाइट्रोजन बेसिस मिल गया, सबसे पहले हम लोगों को नाइट्रोजिनस क्या मिल गया, बेस मिल गया। फिर दूसरा हम लोगों को क्या मिल गया, शुगर मॉलिक्यूल मिल गया, विच वॉज योर 5 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट, दिस वॉज योर 5 कार्बन मॉलिक्यूल। बट यू नो इतना सफिशिएंट नहीं है डीएनए बनाने के लिए, ठीक है, डीएनए या आरएनए बनाने के लिए। तो हम लोगों को एक और मटेरियल चाहिए रहता है, समझ रहे हो आप। वो मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल होता है हम लोगों का न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब देखिए, अब ये न्यूक्लियोसाइड आया कहाँ, ये तीसरी मटेरियल कुछ नहीं है। आप जब इन दोनों को समझ लिए ना, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छी कोशिश करी है आपको समझाने की, अगर आपको ये दोनों समझ में आ गया ना, तो इन्हीं दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड ही बाद में क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड बनाता है क्या दोस्तों, जीन। और यही जीन जो है जा करके डीएनए में इंसर्ट होता है, राइट। तो जीन एक तरीके से पोजीशन बनाता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, वही सीक्वेंस होता है। तो चलिए, कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोगों को, हम लोग वापस से आते हैं इस मुद्दे पे, और वो ये है कि आपके पास नाइट्रोजन बेसिस हो गए थे, राइट, आपके पास नाइट्रोजन बेसिस हो गए और आपके पास क्या हो गया, शुगर मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए, नाइट्रोजन बेसिस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, राइट। अब क्या करते हैं ना हम लोग कि अब हम लोग इस तरीके से, हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल था, राइट, इस तरीके से हम लोगों के पास क्या था, शुगर का मॉलिक्यूल था, और इस तरीके से हम लोगों के पास क्या है, इसमें आकर के अटैच हो जाएगा क्या, आपका नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस, जैसे सपोज करिए यहाँ पे एडेनिन आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ग्वानिन को ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो है ग्वानिन को लेते हैं, हेयर इज वॉज योर एडेनिन, हेयर इज योर ग्वानिन, राइट। अब हम लोग यहाँ पे ग्वानिन को ले लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन बेसिस और शुगर को जो है मिक्स कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, फिर हम लोग क्या ले लेते हैं, साइटोसिन, साइटोसिन। कलर नहीं बदलता हूँ मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। हेयर इज योर अगेन शुगर मॉलिक्यूल,
दिस शुगर मॉलिक्यूल विच वन अटैच टू द नाइट्रोजन बेस इज थायमीन। अब देखिए क्यों मैंने इसको लिखा, नाइट्रोजन बेसेस और शुगर आपके क्या हुए, कंबाइन हो गए, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि ये आपका शुगर मॉलिक्यूल और ये आपका एडेनिन यानी कि नाइट्रोजन बेसेस, जब ये दोनों मिक्स होते हैं ना तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड का जो हम लोगों ने नाम रखा है, ठीक है, इस न्यूक्लियोसाइड का जो हम लोगों ने नाम रखा है, इसका नाम क्या होगा, एडिनोसाइन, राइट, एडिनोसाइन। जब आपका शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस जब अटैच रहते हैं, बस शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस अटैच हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन। सिमिलरली इसका नाम बताइए क्या होना चाहिए, ग्वानिन जब अटैच है आपका शुगर मॉलिक्यूल से तो इसका नाम क्या होगा, ग्वानोसिन, राइट, ग्वानोसिन। देन अगेन अगर साइटोसिन अटैच है तो इसका नाम क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, याद रखिएगा इसका नाम अलग हो जाता है, साइटिडीन, इसका नाम क्या होगा, साइटिडीन। देन हियर इट इज योर थाइमिडीन, थाइमिडीन, राइट। तो इस तरीके से आपका नाइट्रोजन बेस और शुगर मॉलिक्यूल अटैच होकर के क्या बनाते हैं, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड थाइमिडीन, राइट। अच्छा, अब न्यूक्लियोसाइड तो जो है आपका नहीं बनाएगा, राइट, न्यूक्लियोसाइड तो आपका डीएनए नहीं बनाएगा ये, लेकिन हाँ ये एक प्रोसेस है, न्यूक्लियोसाइड के बिना आपका न्यूक्लियोटाइड नहीं बन सकता। नाइट्रोजन बेसेस और शुगर मिलके क्या बनाए, न्यूक्लियोसाइड। बट अब न्यूक्लियोसाइड जो है ना, न्यूक्लियोसाइड यही बाद में न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। लेकिन लाइफ इतनी ईजी तो है नहीं दोस्तों, आप मेडिकल साइंस के हैं, आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको इतना आसानी से तो काम चलेगा नहीं। तो अब आपको न्यूक्लियोसाइड बनाना है ना, तो क्या करते हैं ना, हम लोग न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देते हैं, राइट। जैसे ही न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट ऐड होता है, दिस इज योर व्हाट, फॉस्फेट। whenever a phosphate is added to a nucleoside, that nucleoside get converted into what, nucleotide। अभी बना करके दिखाता हूँ आपको, चलिए पहले इसको मिटा लूँ मैं, ये मैंने मिटा लिया इसको। अब क्या है ना, फंडामेंटल फॉर्मूला याद कर रखिए, न्यूक्लियोसाइड जो होता है आपका, न्यूक्लियोसाइड, ये जब आपका फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाता है, फॉस्फेट, तब आपका क्या बना लेता है, न्यूक्लियोटाइड। बस दोस्तों यहीं से गेम शुरू होता है, यहीं से आपका जीन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। जीन इन टर्न लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, देन डीएनए एंड सेंट्रल डोगमा, देन रेस्ट ऑफ द स्टोरीज बिफोर यू। पूरी स्टोरी फिर क्लियर हो जाएगी जब हम लोग रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे, राइट। तो अब देखिए है क्या कि अब मैंने क्या बताया, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होगा, हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होगा तो ये क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। तो हमारे पास वही शुगर मॉलिक्यूल लो फिर से, राइट, शुगर मॉलिक्यूल फिर से लो, शुगर का मॉलिक्यूल इस तरीके से। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिया है एडेनिन ऐड करके, तो यहाँ पे मैंने जब एडेनिन ऐड कर दिया, राइट, तो मैंने क्या बोला था कि इस पोजीशन पे जो है, इस पोजीशन पे जो है, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। इसका कलर जब मैं चेंज कर लूँगा, दिस इज योर ग्रीन कलर, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हम लोग फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, फॉस्फेट। तो याद करिए इसका नाम क्या था, इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था, एडिनोसाइन। यहाँ तक का नाम मैंने क्या रखा था, एडिनोसाइन। न्यूक्लियोसाइड था ना, ये न्यूक्लियोसाइड था, ठीक है। तो एडिनोसाइन, इसका नाम क्या होगा, एडिनोसाइन। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है दोस्तों, एक जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग नाम इस्तेमाल क्या करेंगे, मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। अगेन कंफ्यूजन ना हो आपको, न्यूक्लियोसाइड हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड ये लिया, इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड किया, फॉस्फेट ऐड किया तो हम लोगों को क्या मिला, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब यहाँ पे दो ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, राइट, दिस इज योर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। नाउ अगेन if we added third phosphate molecule, this turned out to be a what, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हुआ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और एटीपी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, HERM। गेम को समझिएगा, एडिनो आपका न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट ऐड किया गया,
ये न्यूक्लियोसाइड था। तो इसमें अगर एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो इट वाज योर एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, 2 ऐड हुए तो एडीपी, जैसे ही 3 ऐड हुआ तो ये एटीपी। अब ये हाई रिच मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए यही जुड़ते जाएगा तो हम लोगों का क्या बना देगा, डीएनए बनाएगा, राइट। यही हम लोगों का क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, जब आप एडेनिन के लिए बनाए तो इसका नाम क्या पड़ा, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए सिमिलरली वैसे ही आप शुगर मॉलिक्यूल ले रहे हो, फिर आप यहाँ पे गुआनिन ऐड कर दे रहे हो, देन यू आर एडिंग द 3 फॉस्फेट्स हियर, सो यू आर गेटिंग व्हाट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जीटीपी भी पढ़ेंगे हम लोग। कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, याद करिए कहाँ पढ़ेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी जानते होंगे, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, यानी कि हम लोग उसको कहाँ पढ़ने वाले हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में। क्या होता है अभी सर के ऊपर से जा रहा होगा, मैं बाद में समझाऊंगा आप लोगों को जब मैं सेल बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा। तो सिमिलरली ग्वानिन के बाद क्या है, साइटोसिन। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर वही न्यूक्लियोसाइड, देन अगेन वी एडेड फॉस्फेट हियर 1, 2 एंड 3। यहाँ पे क्या है, साइटोसिन, तो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर एक रहेगा तो मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, देन ऑल 3, देन दिस इज योर ट्राइफॉस्फेट। और फिर उसके बाद हम लोग एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, देन देयर इज और व्हाट, और क्या था, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिडिन। तो सिमिलरली थायमिडिन के लिए टीटीपी, थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, ये ट्राइफॉस्फेट जो है एनर्जी देने लगता है, हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अच्छा, अब थोड़ी सी हम लोग ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं, राइट। अब हम लोग थोड़ी सी ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं कि होता क्या है। अब देखिए ज़रा सा मैं ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, बल्कि इसको मिटा ही देता हूँ, मैं चेंज नहीं करता हूँ, ये रहने दीजिए। अब देखिए है क्या, आपके पास मैंने ये लिया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये लिया मैंने न्यूक्लियोटाइड, राइट। ये मैंने न्यूक्लियोटाइड लिया और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपकी नंबरिंग स्टार्ट होती है ना, 1, 2, 3, 4। यहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते हैं वैसे, 1, 2, 3, 4 एंड पांचवें कार्बन पे आपका क्या ऐड है, फॉस्फेट्स ऐड है, राइट। तो तीसरे कार्बन पे जो होता है ना, याद रखिए मैं अब आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, यही ओरिएंटेशन क्यों होता है। हम लोग क्यों नहीं 1, 2 लिख देते हैं, 3, 4 क्यों नहीं लिख देते हैं इस तरीके से डीएनए में। जब हम लोग डीएनए बना रहे होते हैं तो क्यों नहीं 2 प्राइम और 3 प्राइम लिख देते हैं और 4 प्राइम और 5 प्राइम लिख देते हैं इस तरीके से, कुछ भी रैंडमली नंबर, यही क्यों लिखते हैं। तो होता क्या है ना कि इस 3 वाले यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से OH वाले ग्रुप से हम लोगों का क्या अटैच होता है, ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। हम लोगों का अटैच होता है अगला फॉस्फेट मॉलिक्यूल, राइट। इस तरीके से अगला फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होता है, ठीक है। ये अगला फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होता है, फिर ये OH, राइट। इसीलिए ये इस तरीके से होते जाता है, 3 प्राइम देन योर 5 प्राइम, ठीक है। तो ये जो 3 प्राइम है ना, इसके 5 प्राइम से ये वाला 3 प्राइम अटैच्ड है। ये डैश मत बोलिएगा, इसको 3 डैश मत बोलिएगा, ठीक है, ये गलती कभी नहीं। वाइवा अगर आप देते हैं ना तो वहाँ पे आपका इंप्रेशन बनता है, वहाँ पे आप डैश डैश बोलेंगे ना, पहले ही समझ जाएगा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये डीएनए होता है उसके अंदर आप इसको 3 प्राइम लिखते हैं, इसको 5 प्राइम लिखते हैं, इसको 5 प्राइम लिखते हैं, इसको 3 प्राइम लिखते हैं। रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न यही है, इसके थर्ड वाले हाइड्रोक्सिल से 5वां वाला फॉस्फेट अटैच रहता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। अब हम लोग देखे हैं कि एडेनिन जो है हम लोगों का किसके साथ अटैच होता है, ए का टी के साथ बाइंड होता है और जी का सी के साथ, ठीक है। अब मैं कुछ आप लोगों को लॉजिकल चीज़ें समझाने वाला हूँ कि एडेनिन थाइमिन के साथ ही क्यों बनता है। एडेनिन जो होता है वो जो है थाइमिन के ही साथ क्यों, गुआनिन साइटोसिन के ही साथ क्यों, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करें तो 3 बॉन्ड से रिप्रेजेंट करें, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। डीएनए को समझाने के लिए कर रहे हैं तो बात अलग है। अच्छा चलिए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। इधर देखिए, जब आप अगले साइड पे आते हैं तो आप देखते हैं कि देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे भी समझा देता हूँ, देखने में अच्छा लग रहा है। ये आपका शुगर मॉलिक्यूल था, इधर आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, राइट। फॉस्फेट आपका 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है और इसके थर्ड वाले ग्रुप से आपका अगला फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका 5 प्राइम है, हियर इज अ 3 प्राइम। हर बार यही होते जाएगा, देखिए हियर इज अ 5 प्राइम देन हियर इज अ 3 प्राइम,
ठीक है, हर बार यही होते जाएगा 5 प्राइम 3 प्राइम। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एडेनिन आपका जब थाइमीन के साथ बंधा हुआ है तो वो डबल बॉन्ड के ही साथ क्यों बंधा हुआ है? और ये जो है, जब मैं क्लास ले रहा था ऑफलाइन बीएससी के बच्चों की, उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि सर ये बताइए कि एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड से बंधा होता है थाइमीन के साथ, और ग्वानिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ बंधा होता है साइटोसिन के साथ डीएनए में। तो उनका जवाब क्या आ रहा था ना, सर ड्यू टू चारगाफ रूल, ड्यू टू चारगाफ रूल। चारगाफ रूल गलत बात, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको आंसर डिफाइन करिए ना, ठीक है। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो निकाल रहे हो आप 1 के बराबर कांस्टेंट, ये रीज़न नहीं है। आप तुरंत स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, रुकिए मैं अभी इसको मिटाता हूँ और इधर आप देखिएगा जो मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाह रहा हूँ, राइट, जो मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाह रहा हूँ। एडेनिन में ये आप देखते हैं, मैंने एडेनिन को क्या बताया था, एडेनिन क्या है आपका, प्यूरिन है या पायरिमिडीन है? मैंने बताया था एडेनिन इज योर प्यूरिन, यानी कि इसमें डबल रिंग होगा। तो एडेनिन में आपका क्या है, डबल रिंग है, और थाइमीन में क्या है आपका, सिंगल रिंग है, यानी ये आपका क्या है, पायरिमिडीन। अब देखिए होता क्या है ना, आप ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट भी कर लीजिए, कहीं भी कोई भी पूछे, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग करेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। एडेनिन जो होता है, एडेनिन में आपका, अच्छा आप इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव, आप इतना तो पढ़े ही होंगे, वैसे मैं पढ़ाऊंगा ही केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव इज योर FON। व्हाट इज दिस, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो अब आप इस एडेनिन वाले स्ट्रक्चर को देखिए, राइट। एडेनिन में ये देखिए आपका दो बॉन्ड है ना। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में आप देखते हैं ना, तो यहाँ पे NH2 है, ठीक है, यहाँ पे NH2 है, और थाइमीन में यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन में क्या हुआ, बॉन्डिंग होगी, हियर इज अ सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, हियर इज अ हाइड्रोजन। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाया आपका, ये दोनों आपके मिल करके क्या बनाते हैं, ये आपके डबल स्ट्रक्चर हो गए ना। ये देखिए, तो यहाँ पे एडेनिन और थाइमीन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। लेकिन अगर आप ग्वानिन और साइटोसिन में जाओ, तो ग्वानिन और साइटोसिन में जब अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे आप देखो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फिर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फिर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आपके 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं समझ में आया आप लोगों को, चलिए समझाते हैं। एडेनिन, जैसे आपका सपोज करिए एडेनिन के बीच में और थाइमीन के बीच में, इस तरीके से देखिए क्या हो रहा है ना, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका NH2 है, यहाँ पे N है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है आपका NH। तो इनके बीच में ना सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो आपका ग्वानिन और साइटोसिन है ना, उसके बीच में आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कितने आ जा रहे हैं, 3 आ जा रहे हैं, राइट। NH2, फिर यहाँ पे आपका N, हियर इज योर NH2, फिर हियर इज योर O। तो इसके बीच में क्या बन रहा है आपका, ट्रिपल बन जा रहा है बॉन्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रीजन है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रीजन ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। ये नहीं बोलोगे आपकी जो है ड्यू टू चारगाफ रूल। एडेनिन और थाइमीन के बीच में कितने हैं, यहाँ पे फिर से देखिए आप, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। सिमिलरली ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हियर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हियर इज इलेक्ट्रोन, तो यहाँ पे 3 हो गए ना, इसीलिए ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और एडेनिन और थाइमीन के बीच में कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही तो होता है जो क्या करता है, डीएनए का क्या बनाता है, डीएनए का बैकबोन बनाता है, राइट। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विच मेक्स योर व्हाट, बैकबोन ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो होता क्या है कि एनर्जी रिलीज होती है, जैसे सपोज करिए जो मैंने ये बताया है, जैसे ही ये फॉस्फेट हटेगा ना, जैसे ही ये फॉस्फेट हटता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। वो एनर्जी यूटिलाइज होती है फिर, ठीक है। कहाँ यूटिलाइज होती है मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस बैकबोन, ये मैंने बैकबोन का डायग्राम यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कोई भी सिंपल चेंज हुआ, अब इससे सवाल आ सकता है, अब इस सवाल को देखिएगा ध्यान से,
कोई भी सिंपल चेंज हुआ पीएच में, इन्वायरमेंट में, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको जो है कोई सिंपल पीएच या इन्वायरमेंट नहीं चेंज कर सकता है, राइट। लेकिन एक एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस क्या करती है, वो ब्रेक डाउन कर सकती है। न्यूक्लिएजेस हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो डीएनए रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट सेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लिएजेस जो डीएनए को ब्रेक कर देती हैं, वो मैंने बोला ना न्यूक्लिएजेस क्या करती हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करती हैं। लेकिन यही न्यूक्लिएजेस जब आपकी डीएनए को ब्रेक कर देती हैं, तो इसी न्यूक्लिएजेस के एक क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनएजेस, राइट। क्या बोलते हैं, डीएनएजेस, ठीक है। वही जो आरएनए को, सेम केस आरएनए के साथ, आरएनए के स्ट्रक्चर में जो आरएनए को ब्रेक करेंगे उनको क्या बोलेंगे, आरएनएजेस, राइट। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप। फिर देखिए, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि भाई कुछ जो है ड्रग्स होती हैं जो काम करती हैं, राइट, डीएनए के ऊपर। तो वो कुछ ड्रग्स कौन सी हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कंपोजिशन आप देख सकते हैं, एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे के साथ, देखिए इनको एंटी पैरेलल क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए आप जब आप इसको देख रहे होंगे तो ये अगर ओरिएंटेशन अगर इस तरीके से उल्टा नहीं होगा, राइट, ये आप फॉस्फेट बॉन्ड देख रहे हो इस तरीके से, इसी को हम लोग डीएनए बनाते हैं ना, इस तरीके से, इसी को हम लोग क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं इस तरीके से, राइट। है क्या इसमें कि एडेनिन, जब आपका ये आप इसको सीधे बना रहे हैं, मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है ये, जब आप इसको सीधे बना रहे हैं, ठीक है, फॉस्फेट के साथ बढ़िया सा एडेनिन बनाए हैं, थाइमिन बनाए हैं, तो अगर ये एडेनिन के साथ अगर जुड़ना चाहता है तो आपका ये जो है ओरिएंटेशन उल्टा हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 प्राइम 3 प्राइम के साथ क्या होता है, बॉन्डिंग बनाता है। एडेनिन एंड थाइमिन मेक्स द बॉन्ड समवॉट लाइक दिस, सिमिलर वे ग्वानिन एंड साइटोसिन मेक देयर वे लाइक दिस। फिर ये अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, एडेनिन थाइमिन आप देखते जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर्स, और यही इनको स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज, इनके स्टेबलाइजेशन का क्या कारण है, यही एंटी पैरेलल, राइट। अब देखिए थोड़ा सा ये सब नंबर भी याद कर लीजिए। एक आपका जो कंप्लीट स्ट्रैंड है आप देख रहे हैं, उसमें कितना होता है, 3.5 नैनोमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नैनोमीटर्स इन मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, क्योंकि कैलकुलेशंस में ये सब आ सकता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। और ये जो आपका इतना स्ट्रक्चर होता है ना, हाफ मेजर पोर्शन जो आपने लिया है, ये 1 नैनोमीटर का होता है, और ये होती है आपकी माइनर ग्रूव और ये होती है आपकी मेजर ग्रूव, राइट। तो अब क्या होता है ना कि ये स्ट्रक्चर तो आप पढ़ भी सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मेजर और माइनर ग्रूव पे इतना फोकस क्या कर रहा हूँ। ग्रूव का मतलब क्या होता है, ग्रूव का मतलब शुद्ध हिंदी में बोलें तो क्या बोलते हैं, उसको नाली बोलते हैं, राइट। नाली का स्ट्रक्चर देखें आप, संकरी अजीब तरीके की होती है घूमते हुए, वैसे ही देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, इस तरीके से, ये है ग्रूव। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव, क्या होता है ना कि गेट के बच्चों में ये सवाल पूछा गया था, मे भी हो सकता है आईआईटी जैम में भी आ जाए। एक ड्रग होती है जो कि माइनर ग्रूव पे काम करती है, उस ड्रग का नाम क्या है, नोट करिए, तुरंत हाईलाइट लगाइए, उसको नोट करिए, डेक्टिनोमाइसिन। क्या नाम होता है, डेक्टिनोमाइसिन। ये क्या करती है ना, माइनर ग्रूव पे जाती है, अटैक करती है और रेप्लिकेशन को रोकती है। क्यों सर, रेप्लिकेशन क्यों रुकवा रहे हैं, रेप्लिकेशन इसलिए रुकवा रहे हैं क्योंकि सपोज करिए एक बैक्टीरिया है जो कि आप, मैं वैसे इसको समझाऊंगा, बैक्टीरिया है, एग्जांपल समझिए, एक बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक अपना रेप्लिकेशन कर रही है, राइट, प्रोकैरियोटिक सेल रेप्लिकेशन कर रही है। तो भैया जब वो रेप्लिकेशन करेगी तो ये हम लोगों के लिए खतरा है ना, वो रेप्लिकेशन करेगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों के बॉडी में सेल्स को इन्फेक्ट करने वाली है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी। तो डेक्टिनोमाइसिन बहुत रूथलेसली जाता है, उनके रेप्लिकेशन के प्रोसेस को रोक देता है। वो कहाँ पे अटैक करता है, तो इट अटैक्स ऑन माइनर ग्रूव, राइट। तो वो माइनर ग्रूव पे अटैक करता है। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अगली बात करते हैं, डीनेचुरेशन एंड दूसरी टॉपिक मैं नहीं बोलूँगा,
अभी मैं बताना चाहता हूँ बच्चे उसको गलती क्या करते हैं उसमें। देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ कि डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन क्या होता है? डीनेचुरेशन कोई मतलब डीनेचुरेशन का कुछ आइडिया है आपको? डीनेचुरेशन का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे डीएनए क्या होता है, डीनेचर हो जाता है, डीनेचर, ठीक है। यानी कि जो आपका सपोज करिए 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और ये आपका 3 प्राइम है, और ये आपका 5 प्राइम है, तो आपका सपोज करिए कि ये ग्वानिन और साइटोसिन है, इसमें बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये है आपका एडेनिन और ये है आपका थाइमीन, तो यहाँ पर आपका है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपने इसको हीट किया, कुछ पीएच चेंज किया, राइट, तो ये क्या होने लगता है ना कि ये आपका डीनेचर होने लगता है, यानी कि ये आपका हटने लगता है, ग्वानिन अलग, साइटोसिन अलग, एडेनिन अलग, थाइमीन अलग, राइट, तो ये हटने लगता है। तो ये होता है आपका प्रोसेस, ये क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन कहलाता है, ठीक है। पीएच चेंज या फिर हीट, तो ये सब जो है जो चेंजेस होते हैं यही आपका क्या करते हैं, डीनेचुरेशन कॉज कर देते हैं। अच्छा, क्यों मैं डीनेचुरेशन बता रहा हूँ? अच्छा, डीनेचुरेशन हो रहा है तो ये जुड़ना भी चाहिए, ये जुड़ भी जाते हैं, तो इस टर्म को आप क्या बोलते हैं? इसको आप क्या बोलते हैं? रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन कभी मत बोलिएगा, आपको ऑप्शन में भी दिया रहेगा रीनेचुरेशन, बट आप रीनेचुरेशन मत लिखिएगा। व्हाट इज रीनेचुरेशन? रीनेचुरेशन शब्द का कभी मत इस्तेमाल करिएगा। द वर्ड विच इज यूज्ड इन अपोजिट द एंटोनिम ऑफ डीनेचुरेशन इज रीएनेलिंग। रीएनेलिंग, एनेलिंग की प्रोसेस आप कहाँ पढ़ेंगे? तो आप पढ़ेंगे पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, राइट। रीएनेलिंग, डीनेचुरेशन के बाद रीनेचुरेशन नहीं, रीएनेलिंग होता है, राइट। तो रीएनेलिंग में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिडीन जो है, थाइमीन जाकर के आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, रीनेचुरेशन, रीएनेलिंग में। अच्छा, अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, डीनेचुरेशन से क्या हुआ कि आपके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक हो गए, ठीक है, पीएच चेंज या हीट किया आपने या कुछ भी किया। तो अब सवाल ये है कि अब आप जरा दिमाग लगाइए, एडेनिन और थाइमीन और ग्वानिन एंड साइटोसिन, पेन की कलर चेंज कर लूँ मैं थोड़ा, तो ये जब स्ट्रक्चर है तो आप जरा बताइए कौन जल्दी डीनेचर होगा? वीडियो को पॉज करिए और सोचने की कोशिश करिए कि जरा कौन सा होगा। सोच लिया आप लोगों ने? चलिए अब मैं बताता हूँ। एडेनिन और थाइमीन में सिर्फ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, व्हाट इट इज? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें क्या है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है इसको तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत होगी और इसको तोड़ने में कम दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको ये तोड़ना या जोड़ना ATGC को, इसलिए क्योंकि आप रेप्लिकेशन में फिर पढ़ोगे AT रिच एरिया को कैसे तोड़ा जाता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, OREC यहीं से पढ़ोगे आप, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अब मेरा ये सवाल है कि जब आप DNA पढ़ लिए, DNA का इतना स्ट्रक्चर पढ़ लिए, कौन कौन सा वो एक्ट करता है, क्या कहते हैं आपका कोई स्ट्रक्चर जो आपकी ड्रग है एक्ट करती है, तो वो कैसे काम करती है, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है क्या कि अब जब आप ये पढ़ लिए हो तो कुछ फॉर्म ऑफ DNA पढ़ लिया जाए, ठीक है, कुछ फॉर्म ऑफ DNA, जैसे वाटसन एंड क्रिक, ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दैट इज ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वैसे मैं DNA में थोड़ा सा उसमें बताऊंगा जब रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, तो वैसे अभी भी आप जान लीजिए DNA क्या होता है, ट्विस्टेड राइट हैंडेड मॉलिक्यूल होता है ये इसमें BDNA में। तो ये जो BDNA है ना, ये क्या है, ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड राइट हैंडेड मॉलिक्यूल, राइट, राइट हैंडेड व्हाट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, राइट। तो जो आपका वन प्लेयर होता है ना, जैसे सपोज करिए इस तरीके से मैंने DNA बनाया, इस तरीके से मैंने DNA बनाया, और इसका जो ये आपका वन राउंड है ना, जब आप इसको 1 डिग्री रोटेट करोगे यानी कि 360 डिग्री रोटेट करोगे, तो ये कितना न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, तो 10 न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, राइट, 10 न्यूक्लियोटाइड 1 राउंड में, यानी 360 डिग्री यानी 10 न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ये सब थोड़े नंबर याद रखो। कुछ और फॉर्म ऑफ DNA याद कर लो, ए फॉर्म ऑफ DNA से भी सवाल आते हैं, ए फॉर्म ऑफ, ये तो CSIR नेट में आ जाता है, फिर जैम की तो बहुत ही छोटी सी बात है। तो ADNA क्या होता है ना, इसका भी स्ट्रक्चर लिख लो, ये क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। फिर उसके बाद डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, राइट, डिटेल में मत जानो अभी, डिहाइड्रेटेड फॉर्म क्या होता है उतना ही पढ़ो जितने की ज़रूरत है। फिर 360 डिग्री में ये कितना न्यूक्लियोटाइड रखते हैं, तो 11 न्यूक्लियोटाइड रखते हैं। कितना रखते हैं, 11 न्यूक्लियोटाइड रखते हैं,
इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो एक और के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, वो है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में आपका क्या है, ये आपके लेफ्ट हैंडेड होते हैं, याद रखिएगा। अभी तक हम लोगों ने राइट पढ़ा, अब लेफ्ट हैंडेड। और ये कितने के बने होते हैं, 12 बेसिस के बने होते हैं। 12 बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो क्या है, चलिए देखिए ध्यान से। अब क्या होता है ना कि कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट। कभी कभी जो है ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मैं कहूं कि टेम्परेचर और एब्जॉर्बेंस क्या है, राइट, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की। इस तरीके से आपको मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा आपकी एक्सिस गड़बड़ होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहां पे मैंने लिखा एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस of light in particular wavelength, absorbance of light in particular wavelength, particular wavelength। यहाँ पे हम लोग नंबर कुछ नहीं है साइन कर रहे हैं, बस ऐसे ही जानिए है क्या। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, टेम्परेचर, टेम्परेचर, राइट। अब क्या होता है ना कि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है वो जो है कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। वो जो है कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। ये देखिए इस तरीके से ग्राफ जाता है आपका। ये है आपका किसका ग्राफ, तो ये है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट। दिस इज योर सिंगल स्ट्रैंडेड। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, मैंने बताया था ना डीएनए डीनेचर होता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों जल्दी हो जाता है और डबल स्ट्रैंडेड क्यों नहीं जल्दी हो पाता है। एंड देयर इज योर व्हाट, हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर लिया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड क्या कर रहा है, लेस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, माफ़ कीजिएगा मोर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, देखिए टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। चलिए हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर डबल स्ट्रैंडेड, दिस इज योर सिंगल स्ट्रैंडेड एंड दिस इज योर डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड देखिए बहुत लेस लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। और अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से अगले टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने टेम्परेचर लिया ना, यहाँ पे जो हम लोगों ने टेम्परेचर लिया, दिस इज योर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, 27। सिमिलरली हम लोग यहीं पे ले रहे हैं तो दिस इज योर व्हाट, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप ध्यान दोगे, 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप ध्यान दोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है 27 पे ले रहे हैं, तब भी आपका डबल स्टैंडर्ड क्या है, कम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और वहीं सिंगल स्टैंडर्ड देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। सिमिलरली 32 पे भी आप देखिए इसने इतना ही लिया और यहाँ पे जा करके जो है ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्बेंस के। मैं इस तरीके से स्लाइड आपकी डिज़ाइन किया हूँ कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एमसीक्यू, एमएसक्यू सब सॉल्व हो जाए। अगेन एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, जैसे जैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ते जा रही है तो आप देखिए डबल स्ट्रैंडेड क्या कर रहा है ना, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एब्जॉर्ब्स व्हाट, लेस लाइट, बट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए absorbs what, more light। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन आप लोगों का तैयार हुआ। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन क्यों थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, एडेनिन और थाइमिन। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसलिए हम लोगों को उसमें क्या मिलता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन किया एक तरीके से। हम लोगों ने रॉ मटेरियल क्या क्या लिया था, नाइट्रोजनस बेसिस लिया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया था, शुगर लिया था, फिर हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड लिया, फिर न्यूक्लियोसाइड के बाद हम लोगों ने उसमें फॉस्फेट ऐड किया, फॉस्फेट ऐड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया,
फिर हम लोगों ने डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया, राइट। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो गया है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक नहीं देख रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है, वेरी बैड। ये आपको कहीं ना कहीं जाकर के नुकसान करेगा, ठीक है। अभी तो ये सब टेक्निकल टॉपिक्स हैं, तो ये सब तो थोड़ा जो है आप पॉज करके नोट कर लोगे आराम से, लेकिन फिर इन सब टॉपिक्स को आप सर्च करने जाओगे, ठीक है, तो जो कि ठीक बात नहीं है। इसी टॉपिक पे आपको समझ में आ जा रहा है, मैं इस तरीके से अब डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर तो कर ही दीजिए भाई, शेयर कर ही नहीं रहे हैं, वीडियो को एंड तक देख ही नहीं रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।